हम तो उपभोक्ता की आमदनी भी प्रभावित करती है। जैसे लोगों का जीवन स्तर, जब लोगों की आमदनी कम होती है तो जीवन स्तर कम होता है। जैसे मान लो एक लड़का है, एक लड़का नहीं एक व्यक्ति है ना, हाँ, उपभोक्ता की आमदनी का बड़ा योगदान है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है ना, राम किशोर, क्या नाम है, राम किशोर। राम किशोर की इनकम 10,000 है। कितनी थाउजेंड है? 10,000। तो वो अपने खाने में वो 6 महीने बाजरे का कंजम्पशन करता है, बाजरा खाता है, और 6 महीने गेहूं खाता है। ठीक है, एक सिंपल चीज है, तो 6 महीने बाजरा खाता है, 6 महीने गेहूं खाता है। अब अचानक राम किशोर के बॉस ने इसकी सैलरी बढ़ाकर 12,000 कर दिया। कितना कर देता? 12,000 करता। तो राम किशोर को ये लगता है कि 6 महीना बाजरा खा रहा है ना, ये थोड़ी जा सकती है। तो इस बाजरे की जगह आपको पूरे 12 महीने, कितने, 12 मंथ, 12 मंथ, वो 12 मंथ गेहूं का कंजम्पशन करना चाहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि गेहूं की डिमांड जब 6 महीने से बढ़ के 12 महीने हो गई, ये 6 से 12 महीने हो गई, और इसकी डिमांड 6 से घट के 0 हो गई। ये किस पे डिपेंड किया? इनकम पे। किस पे? इनकम पे। यानी किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो किसी वस्तु का उपभोग बढ़ जाता है, आवश्यकता की वस्तु का उपभोग बढ़ जाता है, और जो वस्तु आपको घटिया लगती है उसका कंजम्पशन छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से उपभोक्ता की आमदनी का प्रभाव भी उसकी वस्तु की मांग की मात्रा पर पड़ता है। तीसरा, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। वस्तुओं की कीमतें, देखो संबंधित वस्तु की कीमतें मतलब उससे जुड़ी वस्तुएं कौन सी है। जैसे मान लो आप चाय का कंजम्पशन कर रहे हो, तो चाय की मांग की मात्रा का पर इफेक्ट उससे जुड़ी वस्तुएं जैसे चीनी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इन सभी कीमतों पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो कोल्ड ड्रिंक सस्ती है बहुत सारी, तो लोग चाय पिलाने के लिए वो कोल्ड ड्रिंक पिलाना पसंद करेंगे। अगर चाय बहुत ज्यादा महंगी हो जाए तो लोग चाय के लिए कॉफी पिलाना पसंद करेंगे। अगर कॉफी अभी जो प्राइस है उससे आधी प्राइस में हो जाए तो लोग चाय को छोड़ के कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा देंगे। चाय में जो एलिमेंट या इंग्रेडिएंट्स जो मिलाते हैं उनकी प्राइस में चेंज जाता है, तो डिमांड बढ़ता है। तो संबंधित वस्तुओं के कीमतों के बारे में भी बताया गया है कि संबंधित वस्तुओं की जो कीमतों में परिवर्तन है उसका भी प्रभाव पड़ता है। अगला, उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि, क्या उपभोक्ता की क्या रुचि है क्या नहीं है, इसका भी उसकी मांग की मात्रा बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उपभोक्ता की क्या रुचि है क्या नहीं है ना। तो जैसे मान लो कोई उपभोक्ता है ना, उसको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग ऐसा होता है कि कीमत बढ़ने पर भी वस्तु का उपभोग में कमी नहीं करते हैं। जैसे कुछ लोगों को महंगी सिगरेट पीने की आदत होती है, तो ऐसी स्थिति में वो सिगरेट के दाम बढ़ने पर भी उसके उपभोग को कम नहीं करते, उपभोग को कम नहीं करते। यानी इंटरेस्ट का बड़ा योगदान। अगर उस वस्तु में इंटरेस्ट नहीं है और दाम बढ़ गए तो उसके उपभोग को छोड़ देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको शादी विवाह में कोई व्यक्ति पिला देता है उसे, और कभी कभी खुद भी पी लेता है। अगर अचानक शराब के दाम बढ़ जाए तो उसको लगता है कि मैं जहर क्यों पीऊं, और उसको कंजम्पशन छोड़ देता है। कुछ लोग कभी कभी शौक के लिए बीड़ी पी लेते हैं। आपके गांव में लोग होते हैं जो शौक के लिए बीड़ी पी लेते हैं। अगर अचानक दाम बढ़ जाए तो जो शौकिया बीड़ी पीने वाले लोग उसको छोड़ देंगे, और जो उसके आदी है उनको चाहिए, दाम कितने ही बढ़े। ऐसे कुछ लोग सुपारी खाने का शौक
कुछ लड़कियां सुपारी खाती हैं या कुछ ऐसे फ्रेश बहुत फेस्टल खाते हैं। अगर शौकिया तौर पे खाते हैं या ऐसे ही खाते हैं कीमत बढ़ने में उसके भूख को छोड़ देते हैं। और अगर आदि लोग हैं, आदि महान भाव, तो कीमत बढ़ने पर भी उसकी कंजम्पशन को नहीं छोड़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ता की रुचि का प्रभाव भी उसकी मांग की मात्रा पर पड़ता है कि उसकी रुचि क्या है क्या नहीं है, इसका भी प्रभाव उसकी मांग की मात्रा पर पड़ता है। आगे कीमत प्रत्याशा। कीमत प्रत्याशा अगर किसी वस्तु की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली हो, जैसे मान लो आप पेट्रोल का कंजम्पशन कर रहे हैं और आज इसकी प्राइस 30 रुपये पर लीटर, ये इसकी प्राइस है ना 80 रुपये पर लीटर। अगर भविष्य में ये लगे कि इसकी प्राइस बढ़कर 90 हो जाएगी तो इसकी कंजम्पशन एकदम से बढ़ जाएगा, पेट्रोल पंप पे जाम लग जाएगा। जिनको पेट्रोल थोड़ा बहुत भी चाहिए वो जाकर स्टोर करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक दैनिक आवश्यकता की वस्तु बन रही है, सबको चाहिए। अगर कोई वस्तु आपकी उपज की कीमत बढ़ने की संभावना है तो उसकी वर्तमान मांग बढ़ जाती है। अभी वर्तमान में सब्जी के दाम इसीलिए बढ़े हुए हैं, मार्केट में अफवाह फैला दी गई है कि भविष्य में सब्जियों के दाम बढ़ेंगे। तो लोगों को लगा कि हमारे पास सब्जी आने में सब्जी महंगी मिलेगी हमारे पास, तो उन्होंने एक्स्ट्रा स्टोर करना शुरू कर दिया, तो अचानक दाम बढ़ गए हैं, अचानक दाम बढ़ गए हैं। तो ये इसकी समस्या है। अगर आपको लगे कि भविष्य में दाम गिरेंगे तो वर्तमान मांग में कटौती हो सकती है। जैसे आपके गेहूँ, अभी आपकी मार्केट में गेहूँ की प्राइस 13 रुपये के जी है, 30 और 40 रुपये पर के जी है, पर के जी है। कितना है? कितना 13-14 रुपये पर के जी है। इतना सस्ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को लगता है कि सरकार अनाज फ्री में दे दी है, उससे इसके दाम और कम होंगे। तो लोग जो वर्तमान मार्केट से गेहूँ प्रेजेंट टाइम में जो मार्केट से गेहूँ परचेज कर रहे थे वो और छोड़ दिया उन्होंने, बोला भविष्य में इसे सस्ता खरीदेंगे, इसीलिए वो बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कुछ एलिमेंट थे। इनके अलावा एक एलिमेंट है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण नेक्स्ट है जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण ऐसा मान लो तो लोग अधिकतर विलासशाही वस्तुओं को खरीदना पसंद करते हैं और उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं की मांग बढ़ाता है। अगर जनसंख्या का वितरण समान हो तो सभी व्यक्ति आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने पर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक असमानता है, ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग विलासशाही वस्तुओं को खरीदने में अधिक जोर देते हैं, लग्जरी गुड्स को खरीदने में जोर देते हैं। जबकि जहाँ पर आर्थिक समानता हो वहाँ पर लोग सामान्य वस्तु या अपनी आवश्यकता की वस्तु को खरीदने के बारे में सोचते हैं। तो जनसंख्या का वितरण भी मांग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार ये भी मांग को प्रभावित करता है। किसी देश की मांग को वहां की जनसंख्या का आकार प्रभावित करता है। वो जनसंख्या 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो हम कहेंगे बच्चे, जवान और बुजुर्ग। तीन लोग होते हैं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग। अगर किसी देश में बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा लोग होते हैं तो वहां पर अनु उत्पादक वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। अगर किसी देश के बच्चे और बुजुर्ग, बच्चों के अच्छे कुरकुरे, टॉफी, चॉकलेट या बेकरी आइटम, बुजुर्गों के चश्मे
चश्मा स्टिक ये चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अनुत्पादित वस्तुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अगर किसी देश में जवान या यूथ लोग ज्यादा है तो उत्पादक वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, उत्पादक वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी, तो इस प्रकार से जनसंख्या का किसी वस्तु की मांग को ये तत्व प्रभावित करते हैं। ये जितने भी एलिमेंट है ये सारे जनसंख्या को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आमदनी, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की रुचि, कीमत प्रत्याशा, जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार किस प्रकार से है या नहीं, ये सब चीजें हैं जो मांग को प्रभावित करती है। ठीक है, आप इसे एक बार दोबारा देखें घर पे तो अच्छा होगा। मांग की मात्रा और मांग में अंतर, मांग में अंतर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांग में अंतर, कि मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग में अंतर क्या है क्या नहीं है। मांग की मात्रा में मांग में अंतर, देखो इसको डिफाइन करते हैं। मांग की मात्रा में मांग की मात्रा, ये क्या है? मांग की मात्रा में परिवर्तन कि मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या होता है। कई बार पूछ लेते हैं कि मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या होता है, तो लोग मांग में परिवर्तन लिख देते हैं। तो समझते हैं, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वस्तु की मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग की मात्रा, होने वाला परिवर्तन मांग की मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। समझ में आया क्या काम है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वस्तु की मात्रा में, किसकी मात्रा में? वस्तु की मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग की मात्रा में होने वाला। जैसे मान लो सपोज है ये आपका एक डायग्राम है, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व है, कौन सा है? डिमांड कर्व है OX, इधर कीमत है, इधर मात्रा है, मात्रा।
यहाँ 10 कीमत पर 10 मांग कर रहा था, ठीक है, 10 पे 10, अचानक प्राइस गिर के 8 हो गई और डिमांड बढ़कर 12 हो गई। ये मान लो ए बिंदु पे 10 पे 10 किया था, अब कीमत कम हो गई तो क्वांटिटी बढ़ गई, ये बी हो गया। क्या ए से बी तक आना, ए टू बी तक, यानी कि ए से बी तक आना, यहाँ से यहाँ तक आना, मान की मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन। मांग की मात्रा में परिवर्तन, मात्रा में परिवर्तन। ए से बी तक आना क्या है, मांग की मात्रा में परिवर्तन। क्या मांग की मात्रा में परिवर्तन। अगर मान लो किसी वस्तु की कीमत 10 है, 10 क्वांटिटी प्राइस है, क्वांटिटी वो एक्स वाई, ये था, प्राइस बढ़कर 12 हो जाए, प्राइस बढ़कर 12 हो जाए और क्वांटिटी 8 हो जाए, तो ये ए से बी तक जाना, ये मांग की मात्रा में, इसमें मांग की मात्रा में परिवर्तन कहलाता है, मांग की मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। यानी कि ये और ये दोनों मांग की मात्रा में परिवर्तन कहलाता है। ए से बी तक आना मांग में एक्सपेंशन बोलते हैं, डिमांड एक्सपेंशन ऑन डिमांड, या मांग में विस्तार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांग में विस्तार। और बी से ए तक आना, सॉरी ए से बी तक जाना, यहाँ पर भी मांग में संकुचन, मांग में संकुचन। देखो विस्तार कैसे है, पहले डिमांड 10 थी, अब 12 हो गई, तो बढ़ी ना, तो बढ़ने का मतलब विस्तार हुआ, और विस्तार तभी होता है जब कीमत में कमी। संकुचन, पहले 10 थी, अब 8 हो गई, कितनी हो गई? 8, तो ये संकुचन हो गया। ये क्या हो गया? संकुचन हो गया। इस प्रकार से हम मांग में परिवर्तन को चेकआउट करते हैं कि डिमांड में क्या परिवर्तन आया और क्या नहीं। ठीक है, ये और ये होने वाला परिवर्तन कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। किसमें परिवर्तन कारण होता है? कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। अब मांग में परिवर्तन को देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, मांग में परिवर्तन को। मांग में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन। देखो किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की, इसकी वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन, मांग में परिवर्तन है। हाँ जी, सिंपल सा, किसी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांग की मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग में परिवर्तन कहलाता है। सीधे शब्दों में कह दो, जैसे मान लो ये किसी वस्तु की डिमांड है, कीमत है, मात्रा है, ठीक है, एक डिमांड मात्रा है,
अचानक 2000 बढ़ गई, ये वक्र ऊपर की ओर चला जाता, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक मान में परिवर्तन, ये यहाँ से मान में परिवर्तन है। किसमें परिवर्तन? मान में परिवर्तन। मात्रा में परिवर्तन का है, यहाँ से यहाँ तक आना, यानी कि ए से बी तक आना, मान में परिवर्तन, और इस डी से D1 आना, ये डिमांड वक्र पहला है, और D2, ये D1 और D2, D1 से D2 तक आना, मांग में परिवर्तन। मांग में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, मांग बढ़ सकती है और मांग घट सकती है। जैसे ये डिमांड करना, ये नीचे की ओर शिफ्ट हो गया तो डिमांड में कमी, ये डिमांड है, ये अपर साइड शिफ्ट हो गया तो डिमांड में वृद्धि। ये डी से D1 आना या डी से D1 आना, ये दोनों ही मांग में परिवर्तन को दर्शाते हैं। इधर कीमत, इधर मात्रा, OXY, ये मांग में कमी को दर्शाता है। मांग में कमी, ये मांग में वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार से मांग में होने वाले परिवर्तन को हम समझेंगे। आज हमने मांग को निर्धारित करने वाले तत्व, मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में होने वाले परिवर्तन को समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप घर रहें, मन लगा के देखें और आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका संस्कार भारती क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम वही जो कल पीछे रह गया था उससे आगे बढ़ते हैं। आज मांग के निर्धारक तत्व पढ़ेंगे और आपको बताया कि ये बीए पार्ट फर्स्ट में आज हम इस चीज की स्टडी करेंगे कि इसके एलिमेंट कौन से। आज का वीडियो पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ मांग क्या है। किसी निश्चित समय में निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं। निश्चित समय में निश्चित समय पर अलग इसमें अलग कीमत पर मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा को मांग कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहना चाहूंगा कि निश्चित समय में अलग अलग कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को हम मांग कहते हैं। यहाँ पर टाइम पर अधिक जोर दिया गया है और ये बात मार्शल ने कही थी। मार्शल ने कहा है टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है मांग के लिए। उन्होंने क्या कहा था कि मांग लॉ ऑफ डिमांड में टाइम का बड़ा अहमियत रोल है, इसलिए टाइम के बिना हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये इन्होंने बताया था। और ये कहा था कि टाइम जरूरी है, टाइम जरूरी है। ठीक है, तो ये मांग का नियम था। और कल हमने पढ़ी थी मांग अनुसूचियां, दो प्रकार की थी, बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग। कितनी थी? दो थी मांग अनुसूची, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और सेकंड बाजार मांग अनुसूची दिख रही आपने। मांग अनुसूची आपने ये देखी थी, दो मांग अनुसूची देखी थी, व्यक्तिगत और बाजार मांग अनुसूची। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, ये किसी गुड्स की एक्स गुड्स की प्राइस है, ये क्वांटिटी है 2 2 3 4 2 पे 10 7 3, ये एक व्यक्ति की डिमांड है। ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की डिमांड ये थी, इस कीमत पे ये मात्रा 2 पे 12 3 पे 7 4 पे 2। तो इन दोनों को जोड़कर हमने A प्लस B को जोड़कर हम बाजार मांग बनाया।
इनके बारे में हम कल पढ़ेगा। आज हम एलिमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट, कि ऐसे तत्व कौन कौन से जो मांग को प्रभावित करते हैं। ठीक, हाँ जी। पहले वस्तु की स्वयं की कीमत, स्वयं की कीमत। देखो, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित सर्वाधिक उसकी कीमत ही करती है। अगर किसी वस्तु की कीमत स्थिर रहती है तो मांग भी लगभग एक जैसी रहती है, लेकिन अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन अधिक होता है या उतार चढ़ाव अधिक होते हैं तो उसकी मांग की मात्रा में परिवर्तन आता है। जैसे आपने नाम सुना है पार्ले जी की प्राइस 5 रुपये है, तो उसकी जो क्वांटिटी, डिमांड क्वांटिटी थी वो भी कांस्टेंट है। वो भी कैसी है? कांस्टेंट है। जबकि आपने दूसरा नाम सुना पेट्रोल की प्राइस 20 थी, आज लगभग 80 हो गई है। कितनी की? 83। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस में चेंज का इफेक्ट डिमांड पर नजर आता है। तो सबसे पहला एलिमेंट हम कहें किसी वस्तु को प्रभावित करने वाला तत्व होता है तो वो होता है उसकी कीमत। उसकी क्या कीमत? उसकी कीमत ही है जो उसको सर्वाधिक प्रभावित करती है। कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं, उसकी कितनी मांग हो रही नहीं है। जैसे अभी गोल्ड की मांग काफी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले इसके दाम में कमी आई थी, तो लोगों को लगा इसे अधिक खरीदना चाहिए। जब सोने के दाम बढ़ते हैं तो लोग खरीदारी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे। तो इस प्रकार से किसी वस्तु की मांग को सबसे पहले इसकी कीमत प्रभावित करती है। कौन प्रभावित करती है? स्वयं की कीमत। अपना सेकंड एलिमेंट है उपभोक्ता की आमदनी। उपभोक्ता की आमदनी, हाँ ये ऐसा सेकंड एलिमेंट है जो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। देखो, इसका आमदनी का लोगों के उपभोग के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उनका उपभोग का स्तर भी बदलता रहता है।